हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और मैं बता दूं कि आप लोग जो है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन करें, प्लीज हमें सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन को आयोजित किए थे। दोनों दलों ने अलग अलग रूप से जो है या पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में जो है प्रस्ताव पारित किए। संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला, उग्रवादियों जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित जो है किया गया था। 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से जो है निष्कासित किया गया था और कांग्रेस में इनका पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। अतिवादियों और उदारवादियों ने जो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता के मुख्य शिल्पी थे। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा व मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। लीग ने पुनः जो है अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, पहला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहां पर? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहां पर? तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में, यानी सी ऑप्शन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय जो है अपने अधिवेशन को आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजमूदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सेकंड प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है ए सी मजमूदार ने, ए सी मजमूदार, डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। सही जवाब है 1916 में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 4 नंबर है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला, उग्रवादियों जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित हुए थे, कांग्रेस में इनका पुनः प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मुहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 5 नंबर है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? सही जवाब है बीजी तिलक ने, ऑप्शन ए। 6 नंबर है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुख्य दूरगामी जो परिणाम वाला जो निर्णय लिया गया था वो यही था कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र था इसकी मांग को स्वीकार की जाए। लखनऊ समझौता यानी 1916 के तहत जो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल को मांग जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी इसको स्वीकार किया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की जो है कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में जो है सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। 7 नंबर है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था। वह वर्ष 1916 का था, यानी बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न में पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो सही जवाब है 1916 से 1922 के बीच, बी ऑप्शन। 1916 से 1922 तक का जो काल है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा। वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता जो है अपना लिया, पकड़ लिया। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ऑप्शन ए। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। इसीलिए विकल्प ए का कथन जो है असत्य है, जबकि बी का कथन सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था?
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। यानी सही जो ऑप्शन है डी में दिया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। ज्वाइन करके प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।